रिश्तों की भी अपनी कहानी होती है। कभी समझ में आती है, कभी उलझ जाती है। कभी घर बड़ा होकर भी छोटा लगता है और कभी छोटा सा घर पूरी दुनिया बन जाती है। और शादी तो एक ऐसा टॉपिक है जहां हर कोई सलाहकार बन जाता है, बिना मांगे बिना पूछे। नमस्कार, स्वागत है आपका तेरी मेरी उसकी बात में। मैं हूं आपके साथ नाहिद अख्तर। वो मन जहां बातें होती हैं बिल्कुल वैसे ही जैसे हम अपने किचन में करते हैं, या चाय की टेबल पर बैठकर, या फिर अपनी फ्रेंड्स के साथ कॉल पर। जी हाँ, आज हम बात करेंगे क्या सही है, न्यूक्लियर फैमिली या जॉइंट फैमिली, और शादी की सही उम्र कौन तय करे, समाज या हम खुद। और हाँ, कोई लेक्चर नहीं, कोई जजमेंट नहीं, बस वो बातें जो हमारा अनुभव है, जो हमारी सोच है, और वो जवाब जो दिल से आएंगे। तो इन्हीं बातों के सिलसिले को शुरू करने के लिए स्वागत करते हैं आज इस मंच पर आए हमारे सभी मेहमानों का। आप सभी का स्वागत है। तो आज हमारे साथ 4 महिलाएं हैं। सबके अनुभव अलग अलग, सबकी सोच अलग अलग। कोई शिक्षा से जुड़ा है तो कोई शिक्षा के दम पर अपने पैरों पर खड़ा है। अलका जी जो कि एक प्रोफेसर हैं और साथ ही ये कहेंगे संस्कार और शिक्षा का एक परफेक्ट बैलेंस है। उमा जी जो कि पत्रकार हैं, घुमक्कड़ हैं, और हाँ, महिलाओं की आवाज़ है, या यूँ कहें महिलाओं की जो जिंदगी है ना, उसे बहुत बारीकी से देखा है, करीब से देखा है, और उनकी आवाज़ बनी है अपने कलम के दम पर। उन्हीं के साथ हैं हमारे साथ प्रतिभा चतुर्वेदी। नमस्कार। प्रतिभा ये कहेंगे कि दिल से तो वो होम मेकर हैं, लेकिन एक छोटी सी समस्या उनकी ज़िंदगी में आई और उन्होंने उस समस्या को बड़ा नहीं बनाया बल्कि समाधान किया और खुद की ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाए, और आज एक एंटरप्रेन्योर हैं। जी। हमारे साथ मौजूद हैं पूर्वा। पूर्वा एक सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट हैं, और यूँ कहेंगे जो शायद हर लड़की की ज़िंदगी का सबसे अहम पल होता है, उसे बहुत करीब से जानती हैं और बहुत करीब से उन अनुभवों को महसूस करती हैं। अलका, आप प्रोफेसर हैं, बहुत करीब से आप लड़कियों की ज़िंदगी देखते हैं, बच्चियों की देखते हैं, शिक्षा उन्हें देती हैं। क्या लगता है आपको ये जो संस्कार हैं ये कहाँ से आते हैं, शिक्षा से, सोच से? क्या आपका कहना है? अहम इसलिए है क्योंकि जब बच्चियों को मैं महाविद्यालय में देखती हूँ या विश्वविद्यालय में देखती हूँ तो मुझे लगता है कि बिल्कुल नादान ना समझ सी हैं, और उनको एक सांचे में ढालना शायद हम शिक्षकों का दायित्व होता है। और मैं स्वयं एक महिला हूँ और मेरी भी एक बिटिया है, और जब मैं उन छात्राओं को देखती हूँ तो उनमें सब में मुझे मेरी बिटिया नज़र आती है। और जब इस नज़रिए से मैं उनको पढ़ाना शुरू करती हूँ या उनसे बातचीत शुरू करती हूँ तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं मैं मेरी बच्ची को ही तराश रही हूँ। और वो तराशी हुई बच्चियाँ, उनमें से आप पूर्वा कह सकती हैं, उमा कह सकती हैं, या आप प्रतिभा जी भी कह सकती हैं। ऐसी बहुत सारी प्रतिभाएं निकल के आती हैं, और जब वो उस मंच पे आकर के आपके सामने खड़ी होती हैं तो गर्व से सीना बड़ा हो जाता है। बहुत। और घर में भी वही चीज़ आप देखते हैं। उस बच्ची को मैं एक अपनी छात्रा की तरह जैसे महसूस करती हूँ, और जब उसको तराशने की कोशिश करती हूँ, हालांकि ये कहना गलत है कि मैं तराशती हूँ, तराशता ऊपर वाला है, चाहे वो किसी भी नाम से जाना जाए, पर मैं निमित्त हूँ। और माँ होने के दायित्व निभाने की कोशिश में कहीं ना कहीं शिक्षिका बन जाती हूँ। इन चीज़ों को मैं अलग नहीं कर पाती हूँ। मैं घर में भी शिक्षिका हूँ तो मैं महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में भी माँ हूँ। बहुत सही बात है, इसीलिए गुरु बहुत पूजनीय माना जाता है। और एक जब महिला बच्चों को शिक्षित कर रही होती है ना, तो कहीं ना कहीं उसकी जो माँ की ममता है वो जाहिर होती बिल्कुल है। जाती है। उमा, आपसे जानना चाहेंगे, पत्रकार हैं, गांव हो या शहर, हर तरीके की महिलाओं की ज़िंदगी को बहुत करीब से देखा है, या यूँ कहूँगी कि उनकी खुशी हो या समस्या हो, उसकी आवाज़ आप बनी है। आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, मतलब मुझे लगता है कि गांव या शहर, हर जगह एक अलग तरीके की चुनौतियां हैं, और जो परिवार, जहाँ पे परिवार अच्छा होता है, आपको सहयोग करता है, खासतौर से शिक्षा में, और जहाँ जैसे अगर ऐसे शिक्षक मिल जाए जो माँ की तरीके से हो, तो वहाँ आपका कुछ एक अलग व्यक्तित्व उभर के आता है, अंदर सबके होता है। और मैं मतलब घुमक्कड़ भी रही हूँ, बहुत सारे अपने प्रोजेक्ट की वजह से घूमना होता है, अखबार रिपोर्टिंग के लिए घूमना होता है,
तो मैंने जो देखा कि ये शहरी और नगरीय सभ्यता, ग्रामीण सभ्यता, इसके बीच में जो एक छुपी हुई सभ्यता है, यानी जिसको मैं कहूँ घुमंतू, तो उन घुमंतू और विमुक्त समुदायों में मैंने देखा है, आदिम समुदायों में मैंने देखा है कि वहाँ परिवार का एक जो अवधारणा बहुत अलग तरीके की है। सब एक पूरी सामूहिकता में रहते हैं और वहाँ पे जो है कि स्त्रियां, बेटियां हैं, वो बोझ की तरीके से नहीं है, कभी भी नहीं रही। अच्छा। मतलब यहाँ शहरों में तो अब परिवर्तन आ रहा है, लेकिन वहाँ कभी भी मुझे लगता है कि इस तरीके का नहीं रहा। और आप अगर किसी परिवार में जाएंगे तो आपको वहाँ बेटियां भी दिखेगी, उनके बच्चे भी दिखेंगे। बहुत कि ऐसा नहीं है कि मतलब एक शादी हो गई और आप उस जगह से मतलब आपका कोई ताल्लुकात नहीं रहा, आपके साथ कोई भी समस्या होती है तो वहाँ पे ये रहेगा कि मतलब बेटियों का वेलकम है, उनके बच्चों का वेलकम है, वो परिवार, वो सामूहिकता वहाँ पे नज़र आती है। और वहीं मैं बताऊं कि गांव में अभी भी स्थिति कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं है। कि मैं एक गांव में गई थी, अपने राजस्थान का ही एक गांव, मारवाड़ का गांव कह लो। तो वहाँ पे जैसे मैं गई और मैंने बातचीत करी तो उन्होंने, मतलब वो बच्ची थी, वो एकदम से आ गई मेरे पास कि आप जो है आपके मम्मी पापा ने आपको पढ़ाया होगा ना? मैंने कहा हाँ। और आपको पत्रकार बना दिया? मैंने कहा ये देखो, ये हमको पढ़ाते नहीं है, इन्होंने हमको ये नहीं दिया। मैंने कहा मैं तुम्हें बताऊंगी, तुम अपना ना मोबाइल नंबर मुझे दे दो। मोबाइल? ये लोग मोबाइल देंगे हमें? ये लोग हमें कुछ नहीं देते, ये लोग हमें कहीं नहीं जाने देते। तो वो, लेकिन मुझे लगता है कि एक आवाज़ तो पहुंची है। ये दूरदर्शन जैसे माध्यम है, बहुत सारे अखबारों जैसे माध्यम है जो बेटियों को बता रहे हैं कि शिक्षा जो है उनका अधिकार है। बिल्कुल, और बहुत ज़रूरी भी हाँ, है। और शहरों में चीज़ें बदली हैं, काफ़ी हद तक बदली है। परिवार जो है बेटियों की पढ़ाई के लिए मैंने देखा है कि वो एजुकेशन लोन लेते हैं, उनको पढ़ाते हैं, दूर भेजते हैं। ये देखें हमारे सामने ये दो लोग हैं। तो बहुत सारी चीज़ें बदली है। तो वहीं लड़कियों को लगता है कि अब इनका भी दायित्व इनके माता पिता के प्रति भी है। तो मुझे लगता है कि वो जो आदिम सभ्यता है उससे हमें सीखना है कि सामूहिकता में हम सभी शामिल हैं। बेटियां शामिल है तो उनके परिवार भी शामिल है। प्रतिभा, आपसे जानना चाहेंगे, आपके तो नाम में ही प्रतिभा है, एंटरप्रेन्योर हो, लेकिन घर से शुरुआत करना आसान नहीं था, बहुत मुश्किल होगा। छोटा सा सेटअप से आज बहुत बड़ी बुलंदियां हासिल करना, कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा? जी देखिए, मैं अपनी यात्रा बताऊं जब शादी हुई थी और उसके बाद अभी एंटरप्रेन्योर बनने की, तो शुरुआत तो शादी से ही हुई थी। उससे पहले मैं ज़रूर फार्मा बैकग्राउंड से थी और साइंस बैकग्राउंड और फार्मा ने मुझे हमेशा हेल्प किया है, मैन्युफैक्चरिंग में थी। उसके बाद ये हुआ कि शादी के बाद तो हर महिला जो है अपने जिम्मेदारियों में, फिर बच्चे के लालन पालन में जो है वो बिल्कुल व्यस्त हो जाती है। तो मेरा भी यात्रा वैसे ही चल रही थी, लेकिन मुझे अपने आप में भी कुछ बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन का प्रॉब्लम रहा करता था। तो मैंने अपने लिए बहुत सारी फॉर्मुलेशंस किया करती थी मैं, जैसे क्रीम बनाना, घर में बटर बनाना या हेयर केयर करना, कुछ घर में भी सीखा करा था मैंने। तो मेरी यात्रा वहीं से शुरू हुई। जब मैंने खुद की ड्राई स्किन के लिए क्रीम बनाना शुरू करी तो मैंने अपने घर वालों को दिया, पड़ोसियों को दिया, परिवार को दिया। तो फिर उन लोगों को बेहद पसंद आया, तो उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि आप इसे आगे भी करिए और इसको प्रोफेशन बनाइए। तो क्योंकि मैं फार्मा बैकग्राउंड से तो थी ही सही और डर्मा मेरा सेगमेंट था, तो मुझे उसकी काफ़ी नॉलेज थी कि मतलब फार्मा बैकग्राउंड में साइंस में डर्मा कैसे ऑपरेट होता है। और फिर मैंने नेचुरल जो चीज़ें हैं प्रकृति में मिलने वाली काफ़ी सारी चीज़ों से अपने प्रोडक्ट्स बनाना शुरू करे। तो ऑफ कोर्स यात्रा थोड़ी सी डिफ़िकल्ट इसलिए हुई क्योंकि घर से बनाना शुरू करना था। घर में काम करना इतना इजी नहीं होता, बिल्कुल, क्योंकि जगह भी सीमित होती है, फिर घर के परिवार की जिम्मेदारियां भी पहले होती है। हर चीज़ का पहले आप प्रायोरिटी उनको देना पड़ता है, उसके बाद फिर आपको टाइम मिले तो आप अपना बना सकते हैं। और अभी मेरा खुद का एक वर्कशॉप है। बिल्कुल, और हाँ। ये कहेंगे कि ये जो खूबसूरत सी हाँ जी, बिल्कुल। जो कैंडल है, ये भी उसी का जो है गवाह है।
बहुत ही खूबसूरती से बनाया हुआ है। ये आप अपने घर को भी सजा सकते हैं और कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव वाइब दे रही है। शायद आज हमारे स्टूडियो को भी इन कैंडल्स ने बेहद खूबसूरत बना दिया है। और ये खुशबूदार भी बेहद खुशबूदार है, तो भी आपका है। पूरा वातावरण जो है पॉजिटिव करती हैं। आजकल कैंडल्स भी काफ़ी जगह काम आती हैं, जैसे आप ज़ेन मेडिटेशन कर रहे हैं तो योगा कर रहे हैं तो आप अपने सामने कैंडल्स रखते हैं, कैंडल्स के साथ आप योगा करते हैं, तो इस तरह से आपका पूरा जो वातावरण है काफ़ी खूबसूरत, खुशबूदार और एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ। और पॉजिटिव एनर्जी बहुत ज़रूरी है। अब पूर्वा से बात करते हैं। पूर्वा, मेकअप हर लड़की के लिए बहुत ज़रूरी होता है और उसके बिना कुछ अधूरापन सा लगता है, या ये कहेंगे कि सबसे प्रायोरिटी पे देंगी लड़की तो मेकअप को देंगे। आप सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट हैं, ना सिर्फ दुल्हन का बल्कि सेलिब्रिटीज़ का भी मेकअप करती हैं। क्या लगता है आपको, बहुत करीब से देखती होंगी शादी, क्योंकि लड़कियों की ज़िंदगी में शिक्षा के बाद सबसे ज़रूरी अहम जिम्मेदारी होती है शादी। बिल्कुल, बहुत करीब से दुल्हन को देखती हैं, उसके बिहेव को भी देखती हैं, उसकी बहुत सारी ख्वाहिशों को भी देखती हैं। क्या कुछ महसूस करती हैं? बहुत सारी ख्वाहिशें होती है जब एक लड़की शादी करती हैं। जब मैं उनसे मिलती हूँ एक ब्राइड से, मैनी थिंग, उसे बोलते हैं ना कि बहुत सारी चीज़ें अंदर चल रही होती हैं। वो खुश भी होती है, वो दुखी भी होती है, उसे नए घर जाना भी होता है, वो पुराना भी सोच रही होती है, वो ये भी सोच रही होती है कि क्या मैं जो कर रही हूँ सही कर रही हूँ। और शादी का फंक्शन जो होता है वो ज़िंदगी भर इंसान याद रखता है, तो वो हमेशा उसके दिमाग में चलता है कि ये मेरी दुनिया का सबसे अच्छा पल है, इसे मैं सबसे ज़्यादा सेलिब्रेट करूँ, ज़्यादा इसे एंजॉय करूँ। और साथ में वो सब एट द बैक ऑफ द माइंड चल रहा होता है कि सब सही चल रहा है, क्या मैं जो कर रही हूँ सही चल रही हूँ, क्या सब सही रहेगा, क्या मेरे माँ बाप सही रहेंगे मेरे पीछे से, और मैं जहाँ जा रही हूँ क्या वहाँ मैं सही रहूँगी। तो बहुत कश्मकश होती है एक ब्राइड के दिमाग में उनके उस पल में। बिल्कुल। और कहते ना, शादी बहुत ज़रूरी सा सवाल होता है और ये एक ऐसा सवाल है जो हर कोई पूछ लेता है। अलका जी, आपके लिए भी ये सवाल बड़ा सामने आता होगा। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्हें आप सलाह भी देती होंगी करियर और शादी से रिलेटेड। आप क्या कहेंगी, क्या शादी कब होना चाहिए? क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है, कोई भी पूछ लेते हैं शादी कब करोगी तो आपको क्या लगता है? मेरी नज़र में शादी की उम्र कोई उम्र नहीं है। आप जब अपने आप को सहज महसूस करें, एक परिपक्व होने के नाते, कि आपको लगता है कि हाँ अब मुझे लगता है कि मैं शादी के लिए तैयार हूँ मानसिक रूप से, क्योंकि शरीर तो बायोलॉजी है ना, और वो तो आपको धीरे धीरे अपने आप में एक चेंज लाता है, एक उम्र के बाद में आपको तैयार करता है। जैसे हमारे पूर्वजों के टाइम पे एक उम्र के बाद में 13-14 साल 16 तक शादी कर फिर दी लीगली जाती है। 18-21 होने लगी। लेकिन मैं मानती हूँ जब तक आप मानसिक रूप से तैयार ना हो, आपको इस बड़े मंच पे नहीं आना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि वो कश्मकश आपको कहीं ना कहीं उस ब्रेकेज पे लाके रखती है कि मैं गलत कर गई हूँ, या शायद मैंने जल्दबाजी की है। और उस दुविधा में बहुत सारी चीज़ें जो आज हम देख रहे हैं आज के युग में, कि संबंध विच्छेद होने लगे हैं, या शादियाँ टूटने लगे हैं, या झगड़े होने लगे हैं। और मैं संकोच नहीं करूँगी, बहुत बड़ा ज्वलंत उदाहरण है कि मैं स्वयं में पहले मैंने मेरे पेरेंट्स को मनाया कि मैं शादी नहीं करूँगी, वो माने, क्योंकि मेरा मानना है कि पेरेंट्स ऐसे हैं जिनको आप ही कन्विंस कर सकते हैं, क्योंकि बायोलॉजिकली आप एम्बिकल कॉर्ड से जुड़े हुए हैं। तो वो जेनेटिक भाषा कहीं ना कहीं बिन बोले भी जाती है, समझाई जाती है। सिर्फ कन्विंस करने के लिए आपके पास शब्द होने चाहिए, एंड दे आर द मोस्ट कन्विंसेबल पर्सन ऑन अर्थ। और जब मुझे लगा कि नहीं, आई हैव गॉट ए राइट पर्सन, तो वो उसके लिए भी तैयार हुए। तो जब आपकी सोच बदलती है और आप उसको महसूस करते हैं शिद्दत से कि हाँ अब मैं तैयार हूँ एक और परिवार को संभालने के लिए, तो आपको करनी चाहिए। और रही बात की शिक्षा, मतलब करियर भी, तो मेरी नज़र में करियर दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। आज के युग में हम ये नहीं कह सकते कि महिलाएं नहीं, आप पहले शादी करिए। मैं मेरी बेटिया को भी कहती हूँ शादी ज़रूरी है, इसलिए कि तुमको एक कंपेनियन चाहिए, एक अच्छा दोस्त चाहिए, एक अच्छा मित्र चाहिए, एक परिवार चाहिए। आपके परिवार के साथ एक और जुड़ा हुआ है। लेकिन ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं मैं शादी नहीं करूँगी तो मैं रह सकती हूँ क्या। आप तब भी रह सकते हैं, आप संतुष्ट होने चाहिए। बिल्कुल, एक इंसान अगर संतुष्ट है तो बहुत सुखी है।
ये सबसे सही बात कही है आपने कि सेल्फ सेटिस्फेक्शन बहुत बहुत ज़रूरी ज़रूरी है, है। और अगर आपको राइट पर्सन मिलता है, चाहे वो किसी बिल्कुल। भी उम्र में मिले, बिल्कुल। आप तभी शादी बिल्कुल, कीजिए, और राइट पर्सन मिले तो छोड़िए नहीं। छोड़िए नहीं। वो बहुत ज़रूरी है। उमा, क्या लगता है आपको, चूंकि पत्रकार हैं, आज भी ऐसा नहीं महसूस होता है एक लड़की की आइडेंटिटी शादी है? बिल्कुल, क्या ऐसा लगता है? मुझे नहीं लगता, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि लोग ऐसा पूछते हैं, इस तरीके का सवाल करते हैं, और वो जानना चाहते हैं कि उसका मतलब सोशल स्टेटस क्या है ना। और वो देखना चाहते हैं आपके हुलिये से, वो चाहते हैं श्रीमती लगा दें आपके नाम के आगे। तो मुझे ये बड़ा ही मतलब अजीब लगता है। मैंने कहा वक्त बदल गया, ये चीज़ बदलनी चाहिए। हमें अगर एक प्रोफेशनल मंच पे हैं तो ये क्यों जानना ज़रूरी है आपको कि हम खुद की शादीशुदा हैं या नहीं है, किसके अकेले रह रहे हैं या क्या है, ये चीजें नहीं जाननी नहीं होना चाहिए। चाहिए, बिल्कुल। ये तो बहुत हमारे जो करीबी लोग हैं उनका अधिकार है कि वो हमसे पूछे, वो अगर हमें समझाए, उन्हें लगता है कि मतलब भाई लड़की है 30 साल की हो गई है, उसके दोस्त का अधिकार है, उसकी बहनों का अधिकार है कि वो उसे समझाए कि तुम्हें शादी क्यों करनी चाहिए या क्यों नहीं करनी चाहिए। ये कहूंगी कि जो पर्सनल लाइफ है ना, वो थोड़ी सी पर्सनल रहने Personal देना चाहिए, रहनी लोगों को चाहिए। उतना इंटरफेयर नहीं करने देना चाहिए। और ये आज के वक्त की डिमांड भी है कि बिल्कुल। प्लीज थोड़ा सा स्पेस हाँ। दो। प्रतिभा, एक चीज आपसे जानना चाहेंगे आप। अक्सर कहा जाता है कि शादी के बाद जो है ना, सपने टूट जाते हैं। बहुत सी लड़कियों के साथ ऐसा होता है कि वो ख्वाब देख रही होती हैं कुछ करने का, लेकिन जिम्मेदारियां होती हैं, उनके वजह से उनके ख्वाब बदल जाते हैं, सब कुछ बदल जाता है। आपको क्या लगता है कि शादी के बाद सपने टूटते हैं या डायरेक्शन चेंज हो जाता है? हाँ, शादी के बाद सपने टूटते नहीं है, सपने को तो टूटने देना ही नहीं चाहिए कभी। बहुत सही। क्योंकि सपना तो एक अपने मन में बैठा हुआ या अपने दिमाग में चल रहा हुआ एक ऐसा कोना है जहाँ से किरण आती है, सूरज की किरण निकलती है, वही आपको आगे बढ़ने के लिए मतलब आपको मोटिवेट करती है, आपको हमेशा एक ऊर्जा देती है कि आप इस तरफ चलिए। तो आपको अपने रिश्ते निभाने भी हैं और उस सपने को टूटने नहीं देना है। मेरे हिसाब से तो मुझे लगता है हर महिला में, हर बच्ची में, हर युवती में एक ना एक प्रतिभा होती ही है छुपी हुई। चाहे वो आप छोटी सी गांव में ले लो, वो सिलाई करेगी, कढ़ाई करेगी, बुनाई करेगी, और हमारे राजस्थान में तो कितना हैंडीक्राफ्ट्स होते हैं। हाँ। वो कारपेट बनाती हैं, वो ब्लू पॉटरी में कुछ भी मतलब पेंटिंग कर लेती हैं। तो वही एक छोटा सा उनका शौक, उसका सपना बनना सपना बन चाहिए, सकता है। और सपना टूटना नहीं चाहिए। वो शादी भी कर रही है तो वो अपने बच्चे को सिखाए, वो आगे अपनी पीढ़ी को सिखाए, तो उसी तरीके से सही, पर सपना नहीं टूटना चाहिए। शादी ज़रूर करें, मैं तो यही कहूँगी। शादी एक समाज का हमारा एक अभिन्न अंग है, उससे अलग हम हो नहीं सकते, क्योंकि हमारा समाज जो है, हम भारतीय हैं, भारत की तो नींव ही जो है परिवार से जुड़ी हुई है। तो परिवार सबसे पहली इकाई है हमारे लिए। आजकल तो सोशल मीडिया के थ्रू भी इतने ज़्यादा एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं कि कई दादी नानी बन चुकी हैं 90 की उम्र में, वो घर से लड्डू बना रही हैं। हाँ। और उनके लड्डू जो हैं इंटरनेशनली जा रहे हैं। तो आप सोचिए कि वो उन्होंने सपना टूटने देती तो आज उनका ना तो परिवार होता, ना उनका वो उनके लड्डू बाहर जा रहे होते। तो यही एक सपना है। और मैंने बचपन से जो है, मेरे एक ही आइडल हैं अब्दुल कलाम साहब। तो अब्दुल कलाम साहब ने हमेशा बोला हुआ है कि आप सपना देखिए, हाँ, आप ड्रीम देखना मत छोड़िए, क्योंकि वो सपने के बाद देखोगे आप, तभी उसकी तरफ बढ़ोगे, उसी दिशा में चलोगे। तो दिशाएं बदलती नहीं है, आपको उसी दिशा में चलना है, आपको अपनी सोच बना के रखनी है, सपने को नहीं टूटने बस देना वो है। सपना खुली आंखों से देखना बहुत खुली आंखों से जरूरी है। देखना है, आप बंद आंखों से बंद भी आंखों से देखोगे, मत देखिए, लेकिन उस उसकी टाइम आप आपकी अपनी आंखें ऊर्जा खुली रखिए। आपको उसकी गर्मी मिलती रहनी चाहिए कि बिल्कुल। नहीं, मुझे इसको रखना है, क्योंकी खुली वो आंखों के कहते हैं देखे ना, अलग सपने। जगह के हाँ। रखनी है आपको अपने अंदर। हाँ, और वो बिल्कुल। पूरे भी होते हैं। जी बिल्कुल। पूर्वा से जानते हैं। पूर्वा, आपने खुद बहुत जल्दी शादी की, और आपको क्या लगता है आज के टाइम पे क्या कुछ सही है? कब शादी करनी चाहिए? राइट पर्सन मिलने के बाद या थोड़ा सेटल होने के बाद? जब उस लड़की को सही लगे मुझे शादी करनी चाहिए। मुझे लगता है एक लड़की को तभी शादी करनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, जैसे मैंने 25 की एज में शादी कर ली थी, तो मैं तो बहुत यंग थी। आई जस्ट पास्ड आउट फ्रॉम आई जस्ट डिड माई MBA। कुछ सोचा नहीं था, बहुत अच्छा परिवार मिला माँ बाप को और उन्होंने शादी करा दी। बट मेरे मन में भी ये था कि मैंने कुछ करा नहीं, वहाँ जाके कैसा मिलेगा। यहाँ तो मेरे पास पापा ने जो मांगा, मैंने मांगा भी नहीं, उससे पहले सब कुछ मिल जाता था मुझे, और वहाँ जाके क्या होगा, कैसे होगा।
तो जैसा मैंने सोचा था वैसा नहीं था, तो फिर मेरे दिमाग में आया काश मैं कुछ कर लेती। हाँ। तो काश कुछ कर लेती, तो ये तो मुझे कभी किसी ने सुझाया ही नहीं। तो मुझे सबने हमेशा यही बोला कि नहीं बेटा अब कर लो, लेकिन मुझे हमेशा मेरे सास ससुर का भी बहुत सपोर्ट मिला और मेरे परिवारजनों का भी बहुत सपोर्ट मिला। तो उनसे मुझे आया कि नहीं अभी भी देर नहीं हुई है, मैं अभी भी कुछ कर सकती हूँ। तब मैंने अपना मेकअप इंडस्ट्री इसमें ज्वाइन करा, बिकॉज आई वॉज वेरी क्रिएटिव ऑलवेज। तो मैंने सोचा कि नहीं मुझे मेकअप करना चाहिए, शायद मैं बहुत क्रिएटिव हूँ, मैं बेकिंग भी बहुत अच्छी करती थी, तो शायद इसमें जो ब्रशेज़ यूज़ होती है उसमें भी हो जाए, इसमें थोड़ा कम एक्सपेंडिचर आएगा। ऐसे मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी। तो एक लड़की को ये पता नहीं होता है उस समय मेरे हिसाब से यंग एज में कि शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अगर आपकी वाइब अच्छी है तो गो फॉर इट, बट अपने आप पे इतने कॉन्फिडेंट रहो कि जहाँ भी रहो एक अपने लिए कुछ एक आइडेंटिटी बना लो, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और साथ में सब सपोर्टिव हो तो ये आपकी किस्मत है, आपकी गुड और आपने कुछ अच्छे कर्म करे हैं, वरना अच्छे कर्म करने प्यार में बहुत शक्ति होती है। अगर आपने प्यार से सब कुछ करा तो शायद अगर वहाँ कुछ अच्छा नहीं भी होगा तो आप अच्छे से चल जाएंगे। बिल्कुल। अगर आपके मन में ये कहेंगे ना ठान लिए ना तो आप कर लोगे, बस थोड़ा कुछ आसपास चेंजेस होते हैं वो करना पड़ता है, और लड़कियां इस काम में एक्सपर्ट होती हैं। डॉक्टर अलका, आपसे जानना चाहेंगे जी। एक वर्किंग वुमेन के लिए न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली दोनों का अलग अलग इम्पोर्टेंस, आज फिर चुनने को मिले तो आप क्या चुनेंगे, न्यूक्लियर फैमिली या जॉइंट फैमिली? मैं न्यूक्लियर फैमिली में भी रही हूँ और जॉइंट में भी रही हूँ। मेरा बचपन जॉइंट फैमिली में बीता है, और बाद में निश्चित तौर पे चूँकि ज़माने का दौर ऐसा है, प्रोफेशन है, और पति पत्नी दोनों का प्रोफेशन ऐसे रहा कि न्यूक्लियर फैमिली रही, और न्यूक्लियर में भी इस हद तक न्यूक्लियर रही कि पति का ट्रांसफ़र कहीं और हो गया, तो 12 साल तक अकेले बच्चे को भी मैंने पाला है। हाँ। पर वही जो पूर्वा की बात मैं दोहराना चाहूँगी कि यदि आपका परिवार, आपके माँ बाप दोनों तरफ के सपोर्टिव हैं, डिस्टेंस डजंट मैटर। वो 300 किलोमीटर पे है कि 1000 किलोमीटर पे। मेरे ससुराल का पक्ष चेन्नई से रहा, लेकिन जो मानसिक रूप से मेरे को उन्होंने एक तरह से संबल प्रदान किया, उससे मैं कैसे मेरे बच्चे को बड़ा किया, कैसे मैंने प्रोफेशन को निभाया, और बहुत सारे मंच पे मैंने अवार्ड भी लिए और अपना जस्टिफिकेशन भी किया प्रोफेशन के साथ, और करीब करीब सभी कॉन्फ्रेंसेस में मैं जाके अपना वक्तव्य दे के आई हूँ। ये शायद उन्हीं लोगों की वजह से, आशीर्वाद की वजह से है। बिल्कुल वही चीज़ मेरे पेरेंट्स का भी रहा। और मैं यहाँ छोटा सा एक आपको उदाहरण देना चाहूँगी। जब मेरी बच्ची मुश्किल से कोई 6-7 साल की रही होगी और हस्बैंड को बाहर की नौकरी मिली, जयपुर से बाहर की, तो उन्होंने कहा मुझसे सलाह भी नहीं लेगी, और छूटते अपने बेटे को कहते हैं मुझे अलका पे पूरा, अपनी बहू पे पूरा विश्वास है, वो अकेले सारा संभाल लेगी, तुम जाओ क्योंकि तुमको आगे बढ़ना है। मैं हर लड़के को, इवन मेरे सभी भाई बहनों को, कज़न्स को, ब्रदर्स को ज़रूर कहती थी कि जब आप किसी महिला को, किसी लड़की को अपने घर लाते हैं बहू बना के, पत्नी बना के, तो मान के चलिए ये ना भूलें कि वो लड़की किसी की बेटी है, किसी की दुलारी है, किसी की लाडली है, और किसी ने उसको अपने नज़रों में, अपने हाथों में ऐसे उठा के पाला है। कम से कम आप हाथों में नहीं उठाएं तो उसको कष्ट ना दें। बहुत सही। तो यदि आप इस दृष्टि से लड़की को रखते हैं तो वो बहू बेटी सब बराबर है। सब बराबर। उमा से जानेंगे, उमा आपको क्या लगता है क्या सही होता है, क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली, जॉइंट फैमिली क्या होना चाहिए? मैं ना आपको पहले एक कहावत बताती हूँ कि एक जो बच्चा है ना, उसको एक परिवार, मतलब माता पिता और एक परिवार, यानी पूरा समाज जो है उसको पालता है। तो उस बच्चे के लिए तो आपके आसपास का माहौल भी बहुत ज़रूरी होता है। मैं जब अपने मतलब मैं बेटे के साथ परिवार में, सिर्फ मैं और मेरा बेटा, हम 2 ही लोग उस वक्त रह रहे थे अपनी नौकरी की वजह से। तो मैंने वो कॉलोनी चुनी जहाँ पे बुजुर्ग ज़्यादा हैं, और बुजुर्गों की होती है कि वो घर के बाहर बैठे रहते हैं ऐसे। तो मैं हर वक्त निश्चिंत रहती थी कि हाँ, मेरे मतलब इसके जैसे दादा दादी, नाना नानी यहाँ है, और मैं उसके अकेले के भरोसे, मैं ऑफिस से कई बार मुझे 10 बज जाते थे, 11 बज जाते थे, और मैं उसे कहती थी कि क्योंकि बच्चों की नींद गहरी होती है कि तुम कुंडी मत लगाना, सिर्फ दरवाजा उठा के एक चेयर लगा देना। ये बहुत अच्छी बात बोली है। मुझे पता है कि कुछ नहीं होगा, क्योंकि नीचे तुम्हारे दादा दादी, नाना नानी, यही एक समाज का की खूबसूरती कहेंगे, और यही होना भी चाहिए। तो प्रतिभा, इनको क्या लगता है क्या होना चाहिए? मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा और मेरी मदर इन लॉ, हम 4 जने ही हैं घर में।
पर जब वो मेरे घर में जाता है कोटा में, तो वहाँ पे उसको पूरी फैमिली मिलती है, उसको नानी मिलती है, उसको मामा मिलते हैं, मामी मिलती हैं, मौसी मिलती हैं, बहुत सारे उसके कज़न्स हैं, वो सब मिलते हैं, भाई बहन मिलते हैं। तो उसको बहुत ज़्यादा वहाँ पे वो अपने आप को अपने एक्सप्रेस कर पाता है, अपनी हर बात बोल पाता है। यहाँ वो बहुत ही ज़्यादा अपने आप में सीमित रहता है, उसके कुछ पर्टिकुलर दिन भर के रहते हैं। तो ये बिल्कुल उमा जी ने जो कहा बिल्कुल मैं सही समझती हूँ कि दादी, नानी, नाना इनका होना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। तो मैं ये तो कहूँगी कि संयुक्त परिवार हमेशा आपके लिए बहुत सपोर्टिव रहेगा, पर उसमें जो मेंबर्स हैं वो आपको कितना सपोर्ट करते हैं ये भी उतना ही मैटर करता है। चाहे फिर वो आप न्यूक्लियर में हो, चाहे आप जॉइंट फैमिली में हो, परिवार आपको जितने भी सदस्य हैं वो कितना आपको सपोर्ट करते हैं, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट होता है। पूर्वा, तुमसे जानना चाहेंगे, पूर्वा की लाइफ ऐसी रही कि वो एक न्यूक्लियर फैमिली से आई और एक जॉइंट फैमिली में शादी हुई, 40 लोगों का इतना बड़ा परिवार जहाँ साथ रह रही हो, तो तुम बताओ क्या सही है, क्योंकि तुम्हें दोनों का एक्सपीरियंस है, न्यूक्लियर फैमिली या जॉइंट फैमिली? जी, मुझे लगता है मेरे से ज़्यादा तो ये कोई बता ही नहीं सकता है कि ये न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली, क्योंकि 4 जनों की फैमिली से मैं आई हूँ 40 जनों की फैमिली में जो सब साथ में रहते हैं। तो ये तो मेरे लिए बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था। मुझे याद है आज भी वो दिन जब मेरे पापा ने जब मेरी शादी करी थी, तब मेरी फर्स्ट कंडीशन थी जॉइंट फैमिली नहीं होनी चाहिए, न्यूक्लियर फैमिली में ही जाऊंगी, यही मेरी कंडीशन है। बट मैं जो ऊपर वाले को तय होता है उसके क्या आगे तो कुछ हो नहीं सकता है। तो जब मैं जॉइंट फैमिली में गई तब मेरी सास मुझे बाहर लेने आती थी, क्योंकि एक साथ 50 जने मुझे रिसीव करने आते थे तो मैं ऐसे कपकपा जाती थी कि इनके सामने कैसे जाऊंगी अभी मैं। लेकिन धीरे 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 जॉइंट फैमिली का भी एक अलग ही मज़ा होता है, एक अलग ही एहसास होता है, जो आजकल के मेरे जैसे यूथ जो सबसे ज़्यादा फील करते हैं वो है एंजाइटी और प्रॉब्लम ऑफ अलोन, लोनलीनेस। ये मुझे कभी जॉइंट फैमिली में फील नहीं हुआ। मेरा एक छोटा सा बच्चा भी है 5 साल का, तो मैंने तो एक्चुअली सब लोग मुझे कहते थे बच्चा पैदा कर लो, बच्चा पैदा कर लो, और फिर हम है ना, तो अभी मैंने बच्चा पैदा करके उनको दे ही रखा है। अभी मैं पूरी तरह से अपना करियर एंजॉय करती हूँ और पूरी तरह से दोनों, क्योंकि इतना सपोर्ट है। तो सपोर्ट लाइफ में बहुत मैटर करता है, चाहे न्यूक्लियर फैमिली हो और जॉइंट फैमिली, और प्यार, प्रेम, लव टुवर्ड्स ईच अदर, दैट यू नो वो सबसे इम्पॉर्टेंट है हम सबको एक साथ जोड़े रखने के लिए। चाहे वो न्यूक्लियर 4 जनों की फैमिली हो, उसमें भी सब एक साथ अलग अलग कोने में बैठे रहेंगे, अलग अलग कमरे में बैठे रहेंगे, तो फिर न्यूक्लियर फैमिली से अच्छा है कि जॉइंट फैमिली हो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत दोनों सही के बात अपने कही। अपने दोनों के अपने अपने फायदे हैं। तो आप सब लोग यहाँ पर आए, बहुत अच्छी सारी और बहुत खूबसूरत बातें शेयर की। और एक लाइन कहना चाहूँगी नाहिद जी, ये रिश्ते हैं संभाल के रखिए, संभाल के रखिए। ये रिश्ते हैं कपड़े ने जो रफू हो जाएंगे, खामोशियों में अगर रखोगे तो ये राख और दफन हो जाएंगे। संभाल के रखिए, रिश्ते हैं कपड़े ने जो रफू हो जाएंगे। वाह वाह, बहुत खूब है। और इन रिश्तों को संभाल के रखिए। आप सभी का यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।